second chapter is acid, base and salt. First is acid. These are sour in taste. जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं. सोर मीन्स खट्टे होते हैं. दैट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ये जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देंगे. मतलब लिटमस पेपर पर अपन जैसे ही एसिड डालेंगे तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा. अगर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है इसका मीन्स है कि आपने जो मेटल लिया है वो कौन सा है, एसिड है. They give H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. एसिड को वाटर में डालने पर वो H+ आयन देगा. एसिड कोरोइड मेटल. एसिड होता है वो मेटल को वीक कर देता है. जैसे किसी मेटल के ऊपर अगर अपन एसिड डालते हैं तो वो वीक हो जाती है, लॉस हो जाता है. एग्जाम्पल ऑफ एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड इज HCl एंड H2SO4 and weak acid is organic acid. Organic acid find the living organism and example is acetic acid, oxalic acid and citric acid. Then base. These are bitter in taste. ये टेस्ट में होते हैं वो कड़वे होते हैं. और that turn red litmus to blue. ये लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे. अगर कोई भी मैटर अगर अपन लिटमस पेपर पे डालते हैं और वो रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो जाए तो जो मैटर था वो बेस था. दे गिव OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. बेस को एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर ये OH- आयन देता है. सोपी इन टच. जैसे अपन बेस को टच करते हैं तो ये सोप जैसा लगता है, साबुन जैसा लगता है. गिव एग्जाम्पल ऑफ बेस. Strong base is NaOH and KOH and weak base is NH4OH. Means of concentrate acid and dilute acid. Concentrate acid means acid की अमाउंट ज़्यादा होगी और वाटर कंटेंट कम होता है. जो कंसनट्रेट एसिड होता है उसमें एसिड की अमाउंट ज़्यादा होती है और वाटर का कंटेंट कम होता है. वीक एसिड में क्या होता है, एसिड कम होता है और वाटर ज़्यादा होता है, वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है. मतलब कि अपन एसिड के अंदर अगर वाटर डाल रहे हैं तो इसका मीन होता है कि अपन उसको डाइल्यूट कर रहे हैं. उससे पहले वो क्या था, कंसनट्रेट था. देन इंडिकेटर. These are the substance which change their color, smell in different type of substance. मतलब वो सब्सटेंस जो अपने चेंज देयर कलर और स्मेल, अपने कलर और स्मेल को चेंज करते हैं. किस में, अलग अलग सब्सटेंस में. मतलब एसिड और बेस डालने पर जिन सब्सटेंस के कलर या स्मेल चेंज हो जाते हैं वो इंडिकेटर की तरह बिहेवियर करते हैं. टाइप ऑफ इंडिकेटर्स. तो फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर्स. दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन द नेचर इन प्लांट कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर. जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं वो अपन को प्लांट से फाइंड होते हैं. इसमें दो आते हैं, एक लिटमस पेपर है और एक टर्मेरिक है. लिटमस जो पेपर होता है वो अपन को प्लांट से फाइंड होता है. और ये कैसे शो करता है, लिटमस पेपर के ऊपर अगर अपन एसिड डालते हैं तो वो रेड कलर देता है और अगर बेस डाल देते हैं तो वो रेड से ब्लू हो जाता है. तो ऐसे ये इंडिकेटर की तरह बिहेवियर करेगा. क्योंकि अपन ने डेफिनेशन में देखा था कि जो अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग कलर देता हो. जैसे लिटमस है वो एसिड के साथ तो रेड कलर देगा और बेस के साथ ब्लू कलर देगा. टर्मेरिक जो अपनी हल्दी होती है वो येलो कलर की होती है. तो वो येलो कलर की है तो एसिड डालने पर तो वो येलो ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन जैसे ही अपन बेस डालते हैं तो वो कैसा कलर में आ जाएगा, रेड कलर का आ जाएगा. या मानो अपने अगर किसी कपड़े पे हल्दी का स्पॉट लगा होता है तो वो येलो कलर का होता है. और जैसे अपन सोप लगाते हैं तो वो रेड हो जाता है, क्योंकि सोप होता है वो क्या होता है, अपना बेस होता है. नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं. दीज आर केमिकल सब्सटेंस. ये केमिकलों से बनाए जाते हैं. इसके एग्जाम्पल फर्स्ट इज मेथिलीन ऑरेंज एसिड के साथ में रेड कलर एंड बेस डालने पर ये येलो हो जाता है, रेड से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा. और फिनोप्थिलीन होता है वो क्या करेगा, कलर लेस होता है एसिड के साथ हो, लेकिन जैसे ही अपन उसमें बेस डालेंगे तो वो वायलेट या डार्क पिंक कलर हो जाएगा. नेक्स्ट है थर्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. दिस सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन द एसिड एंड बेस. ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है ये स्मेल से रिलेटेड है. मतलब एसिड और बेस के साथ में इनकी स्मेल क्या होगी, अलग अलग होगी. एग्जाम्पल फर्स्ट इज वेनिला एसेंसेस. वेनिला एसेंसेस वो होता है जो आइसक्रीम में फ्लेवर देने के लिए होता है, कलर देने के लिए होता है. अगर उसको एसिड की प्रेजेंस में करते हैं तो उसकी स्मेल बढ़ जाती है.
वेनिला की स्मेल एसिड में तो बढ़ जाती है और बेस में कोई स्मेल नहीं होती है। और ऐसे क्लोव ऑयल की बात करें अपन, जो लौंग का तेल होता है उसमें भी अगर एसिड डालते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और बेस डालने पर उसकी जो स्मेल होती है वो और वीक हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस। मतलब अपना एसिड और बेस है वो मेटल के साथ में रिएक्शन करके क्या देगा। तो पहला है एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देता है। इसका एग्जांपल है HCl Zn से रिएक्शन करेगा, ZnCl2 जो सॉल्ट है और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। बेस की बात करें तो बेस है वो मेटल के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड टू ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स एंड इट बर्स्ट विद द पॉप साउंड। मतलब जो हाइड्रोजन अपन क्या कराएंगे, मेटल और एसिड या बेस की रिएक्शन कराएंगे, मेटल और एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे तो उसमें से जो गैस निकलेगी उस टेस्ट ट्यूब में से उसको अपन क्या करेंगे, एक ट्यूब लगा करके एक सोप सॉल्यूशन होगा उसमें पास कर देंगे। अब अगर गैस बनेगी तो वो सोप सॉल्यूशन में जाएगी, सोप सॉल्यूशन में जा करके उसमें से जब बाहर आएगी तो बबल आएंगे। अब उन बबल के पास अगर अपन जलती हुई कैंडल ले जाते हैं तो वो बबल क्या है, फट जाएंगे, बस्ट पट पट की आवाज़ के साथ, पॉप साउंड के साथ फट जाएंगे। इससे अपन को पता चल जाएगा कि इस टेस्ट ट्यूब में अपन जो टेस्ट कर रहे थे उसमें हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रहा था। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्ट जो एसिड और बेस होते हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या देंगे, तो एसिड मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और CO2 गैस देगा और H2O देगा। इसमें एग्जाम्पल है HCl Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके NaCl CO2 और H2O प्रोड्यूस करेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन कार्बोनेट का, HCl NaHCO3 के साथ में रिएक्शन करके NaCl CO2 प्लस H2O देगा। और बेस होता है वो डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब बेस है वो मेटल कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन नहीं देगा और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन नहीं देगा, ये केवल एसिड एसिड रिएक्शन देगा। अपने जो मेटल की रिएक्शन अपन कराए थे कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट थे तो वहाँ पे CO2 गैस निकली थी, तो अपन को कैसे पता चलेगा कि वो CO2 गैस है। तो उसके लिए अपन नेक्स्ट ले रहे हैं टेस्टिंग ऑफ CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका टेस्टिंग, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इन थ्रू द लाइम वाटर। लाइम वाटर के अंदर अपन CO2 पास करके अपन उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे, जैसे लाइम वाटर है CaOH का होल 2H, इसमें जैसे ही अपन CO2 पास करेंगे तो वो मिल्की वाइट हो जाएगा। मिल्की वाइट मीन्स दूधिया हो जाएगा, मिल्क जैसा हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, व्हेन ऑक्सीजन CO2 इज पास, अगर उसी के अंदर, अगर कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर CO2 को ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में खूब देर तक अगर अपन पास करते रहते हैं तो उसमें बनेगा CaHCO3, क्या हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। अब जो कंपाउंड है वो कलरलेस हो जाएगा। इसका मीन है अपन जब मेटल टेस्ट ट्यूब में मेटल और मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे तो उसमें जो गैस रिलीज होगी CO2, उसको अपन ट्यूब के थ्रू किस में ले आएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, लाइम वाटर में ले आएंगे। और जैसे ही वो CO2 उसके अंदर जाएगी तो वो मिल्की कलर में हो जाएगा। फिर अगर अपन उसको ऑक्सीजन टाइम में रिलीज करते रहते हैं तो फिर वो मिल्की वे क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इससे ये हो जाएगा कि अब यहाँ जो गैस रिलीज हो रही थी वो CO2 गैस थी। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। ईच अदर मीन्स एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन और बेस की एसिड के साथ में रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। गिव एग्जांपल, HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O रिलीज हो जाएगी। दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, उनकी जो नेचर होती है वो बेसिक होती है, तो उसकी एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर देगा। गिव एग्जांपल, HCl प्लस CaO इज इक्वल टू CaCl2 प्लस H2O।
देन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में होते हैं एसिडिक होते हैं, इसकी रिएक्शन बेस के साथ में कराते हैं। तो CaOH का होल ट्वाइस, उसमें जैसे ही CO2 पास करेंगे तो वो CO3 एंड H2O रिलीज हो जाएगा। ये थी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन। देन नेक्स्ट है पीएच स्केल। पीएच क्या होता है? पीएच स्केल क्या होता है? ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल वही स्केल होता है जो किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है। अगर उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो एसिड है, और अगर कम है तो वो बेस हो जाएगा। यहाँ पीएच में जो पी होता है वो क्या होता है? द पी इन पीएच स्टैंड फॉर द प्रोटेन्स इन जर्मन। जो जर्मन लैंग्वेज का जो प्रोटेन होता है वहाँ से ये पी लिया है। इसका मीन क्या था? मीनिंग पावर, मतलब पी होता है वो प्रोटेन होता है जर्मन में, और इसका मीन होता है पावर। और एच क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो पी एच मीन्स हुआ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। नेक्स्ट, पीएच स्केल कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14 तक। पीएच स्केल पे जो मार्किंग होती है वो 0 से 14 के बीच में होती है। 0 है तो इसका मतलब वो वेरी एसिडिक है, और अगर 14 है तो वो वेरी एल्कलाइन है। एल्कलाइन अपन बेस को ही रिप्रेजेंट करता है। हायर द H+ आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच क्या हो गई? 0 हो गई, मतलब पीएच क्या हो गई? लो हो गई। जैसे जैसे अपन अपर की तरफ जाते जा रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है और पीएच वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन थोड़ी कम हुई, लेकिन पीएच कितनी है? 7। यहाँ जाते जाते हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, तब पीएच 14 हो रहा है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी कम होती जाएगी पीएच की वैल्यू उतना ही बढ़ता जाएगा। देखो, जैसे अपन न्यूट्रल से इधर जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और जब अपन न्यूट्रल से इधर जाते हैं 7 के बाद में तो वहाँ बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। जब H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो इंक्रीज क्या हो रहा है? OH- आयन। न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें, अगर अपन न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो 7 होती है। एसिडिक सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो लेस देन 7 होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। बेसिक सॉल्यूशन होता है उसकी जो पीएच होती है वो मोर देन 7 होती है ड्यू टू OH- 2.2 NaOH वाटर एंड ब्लड। इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच का यूजेज कैसे कैसे होता है? ओवर बॉडी वर्क बिटवीन pH 7 to 7.8। अपनी जो बॉडी होती है वो pH होती है 7 से लेकर 7 to 7.8 तक वर्क करती है। pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। अगर रेन के वाटर की pH 5.6 है, लेस देन है, कम है, तो उसको अपन बोलते हैं एसिड रेन बोलते हैं। पीके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5। अगर अपने माउथ में की pH 5.5 से लेस देन होती है तो इससे अपने दांतों को लॉस होता है। तो इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है? बेस होता है, तो वो एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। इससे अपने दांत प्रोटेक्ट करते हैं। सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स। कुछ एनिमल्स में एसिड होता है वो उनका प्रोटेक्शन करता है। जैसे हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, तो उसका जो स्टिंग होता है उसमें मेथनोइक एसिड होता है। उससे अपन को क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा। और सिट्रिक एसिड होता है, एंड लेमन सिट्रिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। सोर मिल्क जो अपना दही होता है, कर्ड होता है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। नेटल स्टिंग एंड आर्न स्टिक में मेथेनोइक एसिड होता है, एंड टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है। देन एसिड एंड बेस के बाद होता है सॉल्ट। सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपनी क्या होती है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड H2O प्रोड्यूस करते हैं। इसी को अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होता है। एग्जाम्पल है, फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH की फर्स्ट अपन देखते हैं प्रिपरेशन। इसमें जो भी सॉल्ट होते हैं उसमें अपन एक तो प्रिपरेशन देखेंगे, एक रिएक्शन देखेंगे, और एक यूजेस और एक केमिकल फॉर्मूला देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, और जो रिएक्शन होगी इसकी प्रिपरेशन होगी व्हेन इलेक्ट्रिक पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोज
टू फॉर्म NaOH। इसका जो प्रोसेस होता है, इसकी जो प्रिपरेशन की रिएक्शंस होती है वो होती है क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस। इसको क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक इसमें क्लोरीन प्रोड्यूस होती है और एक एल्कलाइन कंपाउंड जो NaOH होता है वो एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन मीन्स ये सॉल्युबल इन वाटर। 2NaCl प्लस 2H2O। NaCl और H2O का जो एक्वस सॉल्यूशन, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो NaOH प्रोड्यूस होगा, NCl2 एंड H2 होगी वो कैथोड पे प्रोड्यूस होगी, Cl2 है वो एनोड पे प्रोड्यूस होगी एंड एल्कलाइन कंपाउंड NaOH प्रोड्यूस होगा। H2 गैस का यूजेज होता है वो जनरली अपन फ्यूल्स में काम में लेते हैं और Cl2 गैस का जो यूज होता है वो वाटर ट्रीटमेंट में यूज लेते हैं। इसके बाद इसके यूजेज ऑफ NaOH, इट यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में अपन NaOH का यूज में लेते हैं। इट यूज इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पेपर का फॉर्मेशन होता है वहाँ भी NaOH का यूज में लेते हैं। इट यूज इन ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल रिफाइनिंग में भी अपन NaOH का यूज में लेते हैं। जैसे क्रूड ऑयल है तो क्रूड ऑयल से अदर कंपोनेंट बनाना है तो NaOH का यूज में लेते हैं। इट्स यूज इन PVC मैन्युफैक्चरिंग, जो PVC पाइप वगैरह बने होते हैं उनमें भी अपन NaOH का यूज में लेंगे। आल्सो यूज इन ए पेस्टिसाइड, और पेस्टिसाइड में भी अपन यूज में लेते हैं इंसेक्ट वगैरह को किल करने के लिए। देन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर मीन्स होता है कलर को रिमूव करने वाला, कलर को हटाने वाला ब्लीचिंग पाउडर। फर्स्ट इज केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2। देन प्रिपरेशन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई साल्ट लाइम, मतलब कि जो साल्ट लाइम है उसके ऊपर क्लोरीन रिएक्शन करके CaOCl2 प्लस H2O को फॉर्म करता है। प्रिपरेशन के बाद में देन है यूजेस ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब कि जो कपड़ों की फैक्ट्री होती है वहाँ भी अपन ब्लीचिंग पाउडर का यूज में लेते हैं। देन ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, पेपर फैक्ट्रीज में अपन जो वुड से पेपर को फाइंड करते हैं तो वहाँ अपन जो पल्प होता है, वुड पल्प मीन्स अपन इसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, तो इसको क्लीन करने में भी अपन ब्लीचिंग पाउडर को यूज में लेते हैं। देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, और केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी अपन ब्लीचिंग पाउडर भी काम में लेते हैं। देन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को अच्छे से फिल्टर करने के लिए भी अपन किसको काम में लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को, कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट बेकिंग सोडा। फर्स्ट इज केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3। देन preparation is NaCl plus H2O CO2 plus NH2. Extra product is NH4Cl and NHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कई बार प्रश्न पूछता है कि कंपोनेंट ऑफ बेकिंग सोडा, तो कंपोनेंट मतलब किस किस से मिलकर बना होता है, तो अपन को ऐसे करना है। ये एक छोटा सा ट्रिक है कि Na कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, ये Na है वो NaCl से प्रोड्यूस हुआ है। इससे पूछे कि H कहाँ से आया है, तो H है वो H2O से प्रोड्यूस हुआ है, और CO3 है वो CO2 से, और एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है वो है NH2। तो अगर कंपोजिशन ऑफ NHCO3 पूछे तो Na तो NaCl से, ये H2O से, CO2 से, और एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट NH2 से, ये इसका कंपोजिशन हो गया। देन प्रॉपर्टी ऑफ बेकिंग सोडा। प्रॉपर्टी, इट इज माइल्ड, सॉफ्ट एंड नॉन कोरोजिव बेस। ये सॉफ्ट होता है, नेचर बतानी है अपन को, तो ये सॉफ्ट होता है एंड नॉन कोरोजिव बेस होता है, मतलब कि ये ज़्यादातर क्षति नहीं पहुंचाता है। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब अपन कुक करते हैं तब इसको हीट करते हैं तो क्या कंपोजिशन होता है, तो NaHCO3 ब्रेक डाउन हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2 में यूज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। देन यूजेस एन इंटीग्रेटेड एंटासिड, इसको एंटासिड जैसे इनो वगैरह होता है तो उसमें मेनली ये डाला जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक्चुअली में वो होता है जो अपने घर में काम में लेते हैं, बीटा सोडा। देन यूज इन फायर एग्जीक्यूटर, जो आग बुझाने वाले यंत्र आते हैं उनमें भी बेकिंग सोडा ही यूज में लिया जाता है। और देन फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसको यूज में लेते हैं। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, जो बेकिंग सोडा होता है उसी में अपन टार्टरिक एसिड डाल देते हैं। यूज ऑफ बेकिंग पाउडर, जो अपना बेकिंग पाउडर है उसका यूज कहाँ लेते हैं, यूज इन ब्रेड बनाने में, देन केक बनाने में,
टू मेक टू सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। जो केक वगैरह जो सॉफ्ट होता है, यहाँ इस रिएक्शन में क्या निकल रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रही है। ये CO2 प्रोड्यूस होने के कारण ही इसका यूज केक वगैरह को सॉफ्ट बनाने में करते हैं, और फायर एग्जीक्यूटर में आग बुझाने में भी ये CO2 गैस हेल्प करती है। तो फायर एग्जीक्यूटर में भी इसीलिए लेते हैं कि यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है। देन वॉशिंग सोडा chemical formula is Na2CO3.10H2O. Scientific name is sodium carbonate decahydrate. सोडियम कार्बोनेट 10 को अपन बोलते हैं डेका, और H2O को अपन बोल देंगे हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज साइंटिफिक नेम। देन प्रिपरेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा। जैसे ही अपन सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, अपना वॉशिंग सोडा बन जाएगा Na2CO3.10H2। इट इज बेसिक सॉल्ट। वॉशिंग सोडा होता है वो बेसिक होता है, इसकी नेचर होती है वो बेसिक होती है। इसकी जो केमिकल रिएक्शंस होगी वो हो जाएगी सोडियम कार्बोनेट 10H2O, और दोनों मिलकर के क्या प्रोड्यूस कर देंगे, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, फर्स्ट इज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में अपन इसको क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम में लेते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स बनाने में यूज में लेते हैं। क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेज, ये अपने घरों में भी काम में आता है, कपड़े धोने में और बर्तन धोने वाले में काम में आता है। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर की जो हार्डनेस होती है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण होती है, उसको भी ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स POP वही होती है जो अपने वॉल दीवार के करने में काम में लेते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला इज CaSO4.12H2O। नेम इज कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट। ये कैल्शियम सल्फेट हो गया, वाटर का हाफ मॉलिक्यूल है तो हेमी हो गया, और H2O को हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। then preparation, when heating gypsum CaSO4.2H2O at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जिप्सम वो होता है जिसका यूज अपन सीमेंट में करते हैं, और इसको जितना ज़्यादा वाटर देते हैं उतना ज़्यादा ये हार्ड होता जाता है। तो जिप्सम CaSO4.2H2O, इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम POP। जैसे ही CaSO4 इतना है 2 है, अगर इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, POP, और वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है। तो जिप्सम जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेगा तो अपने आप POP बन जाएगा। इट इज ए वाइट पाउडर, ये वाइट कलर का पाउडर होता है। ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज इन जिप्सम। फिर वापस अगर अपन इसमें वाटर में मिक्स कर देते हैं तो जिप्सम बन जाएगा, और जिप्सम का ब्रेक डाउन करेंगे तो अपना POP ये बन जाएगा। देन यूजेज ऑफ POP, फर्स्ट सपोर्ट फ्रैक्चर बोन। जैसे ही बोन में फ्रैक्चर आ जाता है तो डॉक्टर इसके ऊपर जो प्लास्टर करता है वो POP ही होता है, तो ये सपोर्ट करता है बोन को, मूव होने से रोकता है। फॉर मेकिंग टॉयज, कुछ टॉयज आते हैं जिनको POP से ही बनाया जाता है, फिर उनके ऊपर कलर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, अपने घर की दीवारों को स्मूथ बनाने के लिए भी अपन POP का लेप करते हैं। चैप्टर सेकेंड एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट होने के बाद एक्टिविटीज़। फर्स्ट एक्टिविटी 2.1। एक्टिविटीज़ 2.1 में अपन को बता रखा था कि आप लेबोरेटरी में जाओ, लेबोरेटरी में जा करके आप ये एसिड और बेस सेलेक्ट करो। इन एसिड और बेस सेलेक्ट करके आप इनको इन इंडिकेटर्स पे, इन चारों इंडिकेटर्स पे रिएक्शन करवाओ और देखो कि क्या रिजल्ट होता है। तो इसमें अपन ने देखा कि इन्होंने एसिड, जब एसिड HCl H2SO4 और एसिटिक एसिड की रिएक्शन का यूज अपन ने लेड लिटमस पर किया, तो लेड लिटमस पर कोई चेंज नहीं होगा। मतलब एसिड होता है वो रेड लिटमस को तो चेंज नहीं करता है, लेकिन ब्लू लिटमस को उन्होंने चेंज कर दिया, ब्लू कलर से क्या कर दिया, रेड कलर कर दिया है। इसका मतलब एसिड होता है वो रेड लिटमस को तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ब्लू लिटमस को कलर चेंज कर देगा, ब्लू टू रेड कर देगा। अगर अपन बेस की बात करें तो बेस है वो लेड, जो रेड लिटमस होता है उसको ब्लू कर देगा, मतलब उसका कलर चेंज कर रहा है, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को कोई चेंज नहीं करेगा।
मतलब एसिड तो ब्लू लिटमस को चेंज करता है, रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं करेगा। बेस है वो रेड लिटमस का कलर चेंज कर रहा है, रेड टू ब्लू कर देगा, और बेस है वो ब्लू लिटमस को कोई चेंज नहीं करेगा। ऐसे ही अपन दो कंपोनेंट और लेते हैं। फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन स्टार्टिंग में जो होता है वो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है। तो अपन जब एसिड से रिएक्शन कराएंगे, जब एसिड को अपन फिनोप्थिलीन पे डालते हैं, फिनोप्थिलीन के साथ मिलाते हैं, तो कोई चेंज नहीं होता है, वो अभी भी कलरलेस ही होगा। लेकिन जैसे ही अपन बेस फिनोप्थिलीन पे डालते हैं तो ये कलरलेस से क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। मतलब बेस की पहचान करने में काम आएगा अपने फिनोप्थिलीन। मेथिल ऑरेंज होता है वो स्टार्टिंग में ऑरेंज कलर का होता है। अगर अपन उसमें एसिड डालते हैं, एसिड डालते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाता है। और अगर अपन बेस डालते हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है। मतलब मेथिल ऑरेंज तो एसिड और बेस दोनों में कलर चेंज करता है, इफेक्टिव होता है। और फिनोप्थिलीन केवल और केवल एसिड में बेस में चेंज होगा, एसिड में नो रिएक्शन, कोई चेंज नहीं होगा। ब्लू लिटमस है वो केवल किस में होगा, एसिड में होगा, बेस में नहीं होगा। रेड लिटमस होता है वो बेस के साथ कलर चेंज करेगा, एसिड में नहीं करेगा। देन एक्टिविटी 2.2 एक्टिविटीज में अपन को ये बताया जाता है कि ओनियन होता है, ओनियन भी एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। उस जो ओनियन होता है उसकी जो पीसेज होते हैं उसको अपन कुछ पेपर के साथ में पॉलीथीन में पैक करके 24 आवर के लिए रख देते हैं, तो वो स्मेल्स किस में आ जाएगी, पेपर में आ जाएगी। अब अपने पास जो पेपर आ गए उसके 2 पीस करते हैं, एक पीस की एसिड से रिएक्शन कराते हैं और एक की बेस से कराते हैं, और फिर ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो इसमें यह होता है कि जो पीसेज होते हैं वो एसिड से, ओनियन वाली जो एसिड से तो रिएक्शन करेगी नहीं, और बेस वाले से रिएक्शन करके उसको ऑर्डरलेस कर देते हैं। ऑर्डरलेस करने का मतलब ये हो गया है कि वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बेस से रिएक्शन कर रहा है। इस ओल्फैक्टरी जो इंडिकेटर्स होते हैं उसके यूज अपन करते हैं किसके लिए, बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो कंपाउंड दिया गया है वो बेस है या नहीं है, इसको पता करने के लिए। फर्स्ट, ऑनियन एंड क्लोव ऑयल डज नॉट रिएक्ट विद द एसिड। जो एसिड की रिएक्शन उस पेपर से करवाई तो एसिड वाले तो एसिड पेपर उससे कोई रिएक्शन नहीं कर पाया था, जैसी ऑर्डर थी वैसे की वैसी आ रही थी। Onion, vanilla and clove oil 3 as olfactory indicator to check the presence of the base. olfactory indicator को अपन यूज केवल और केवल किसके लिए करते हैं, बेस के लिए करते हैं कि ये जो कंपाउंड अपन को गिवन कंपाउंड है वो बेस है या नहीं है। Onion react with the base to give the odorless compound. जो बेस होता है वो उस ओनियन वाले पीसेज के साथ में मिलकर उसको ऑर्डरलेस कर देता है। नेक्स्ट, सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट की एक्टिविटीज। एक्टिविटी 2.1, इसमें यह बताया गया था कि आप लोग लैब में जाओ, लैब में जाकर के आपको सैंपल कलेक्ट करने हैं। कुछ सैंपल एसिड के हैं और कुछ सैंपल बेस के हैं, और इनकी रिएक्शन आपको लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज जो इंडिकेटर्स होते हैं उन पे करा के देखना है और रिजल्ट पाना है। तो अपने देखे कि ये एसिड थे HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH। इसको जब रेड लिटमस पेपर पे डाला गया तो कोई चेंज नहीं था, रेड का रेड था, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। जब ब्लू पे डाला गया तो ये रेड हो गया, और जब फिनोप्थिलीन पे डाला गया तो कोई चेंज नहीं था। फिनोप्थिलीन स्टार्टिंग में कलरलेस होता तो कलरलेस ही था। मेथिल ऑरेंज ऑरेंज कलर का था, ऑरेंज से कैसा हो गया, रेड हो गया। इट मीन्स जो एसिड होता है वो एक तो ब्लू लिटमस पे रिएक्शन करेगा और एक मिथाइल ऑरेंज पे रिएक्शन करेगा। एसिड से रेड लिटमस पेपर और फिनोप्थिलीन रिएक्ट नहीं करेगा, या फिर ये नॉन चेंज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बेस की बात करें तो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस के साथ में कोई टेस्ट नहीं देगा। फिनोप्थिलीन में ये कलरलेस से पिंक कलर का कर देगा, और मेथिल ऑरेंज को ऑरेंज कलर से येलो कर देगा। इट मीन्स जो बेस होता है वो एक तो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, और एक फिनोप्थिलीन को पिंक कलर देगा, और मेथिल ऑरेंज को येलो कलर देगा। देन एक्टिविटी 2.2 में अपन को ये बताया था कि जो ओनियन होता है उस ओनियन को टेस्ट करना है कि वो एसिड है या बेस के साथ रिएक्शन करके क्या देगा। तो अपन क्या करते हैं टेस्ट करने के लिए, ऑनियन के कुछ पीसेस कट करते हैं और उसको 2 पीस ऑफ क्लॉथ्स के साथ में ओवरनाइट पॉलीथीन में पैक करके रख देते हैं। तो जो ऑनियन की जो स्मेल होती है वो अपने क्लॉथ्स में आ जाएगी, और क्लॉथ्स में आने के बाद अपन क्या करेंगे तो उसको टेस्ट कराएंगे। तो ऑनियन, वेनिला एंड क्लोव ऑयल चेक द प्रेजेंस ऑफ द बेस।
ये ऑनियन वगैरह का यूज अपन बेस की प्रेजेंस को पता करने के लिए करते हैं, क्योंकि केवल ये बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ऑनियन एंड क्लोव ऑयल डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करा। ऑनियन रिएक्ट विद बेस टू गिव द ऑर्डरलेस कंपाउंड, मतलब उसको ऑर्डरलेस कर देगा, कोई स्मेल नहीं रहेगी। देन एक्टिविटी 2.3, इसमें यह था कि जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन अपने H2SO4 के साथ में कराते हैं तो ZnSO4 और एक गैस प्रोड्यूस होती है, और वो गैस कौन सी थी? H2। टेस्टिंग ऑफ H2 गैस, कैसे पता करेंगे कि गैस H2 ही रिलीज हो रही है? तो अपन क्या करेंगे, व्हेन द बर्निंग द फ्लेम burning candle to this gas is burned with the pop sound as H2 highly flammable gas। क्या होता है, जलती हुई कैंडल जैसे ही अपन हाइड्रोजन गैस के पास में ले जाएंगे तो वो तेजी से जलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है वो फ्लेमेबल गैस है, आग पकड़ने वाली गैस है। देन एक्टिविटी 2.4, मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक प्लस ZnNaOH इज इक्वल टू Na2ZnO2 प्लस H2। यहाँ जो सॉल्ट बन रहा है वो जिंकेट है, और जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.5, इसमें बताया गया कि ट्यूब फर्स्ट और ट्यूब सेकंड दो लेनी है। एक में अपन एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से करानी है, और जो बी ट्यूब है उसमें एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से करानी है। दोनों में सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये होता है कि मेटल कार्बोनेट जो ये ऊपर वाला है, मेटल बाइकार्बोनेट जो टेस्ट ट्यूब बी है, कि एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है कैसे पता चलेगा कि CO2 गैस ही प्रोड्यूस हो रहा है? तो टेस्टिंग ऑफ CO2 गैस। तो फर्स्ट इज CO2 गैस को अपन पास करते हैं लाइम वाटर में। लाइम वाटर में जैसे ही पास करेंगे तो CO3 बन जाएगा जो मिल्की कलर का होगा, और ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, टेस्टिंग है। देन एक्टिविटी 2.6, इसमें ये बताया गया कि फिनोक्टिलीन जो कलरलेस होता है उसकी जब बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो इसका पिंक कलर हो जाता है। फिर इसका अगर अपन एसिड के साथ में दोबारा रिएक्शन कराते हैं तो ये वापस कलरलेस हो जाता है पहला जैसा ही। ऐसा इस कारण हुआ है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जैसे अपन ने फिनोक्टिलीन के ऊपर बेस डाला तो ये बेस हो गया, फिर अपन ने जैसे एसिड से रिएक्शन कराई तो ये एसिड और बेस रिएक्शन हो गई, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, इससे ये वापस क्या हो जाएगा, कलरलेस कंपाउंड बन जाएगा। एक्टिविटी 2.7 में जो कॉपर ऑक्साइड है वो ब्लैक कलर का होता है, उसकी रिएक्शन अपन एसिड HCl से कराते हैं तो एक सॉल्ट बनता है CuCl2 जो कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। अब ये CuCl2 क्या करता है, इसी रिएक्शन में जो H2 निकला होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके ये ग्रीन कलर का कंपाउंड दे देता है। 2.8 इसमें क्या है, 2.8 में बताया गया कि एक कंटेनर लेंगे, उसमें एक एनोड लेंगे, एक कैथोड लेंगे, बल्ब लगा होगा। जैसे ही अपन उस कंटेनर के अंदर अगर HCl और H2SO4 डालते हैं तो वो ग्लो हो जाता है। क्यों होता है, द बल्ब विल ग्लो इन केस ऑफ HCl एंड H2SO4, क्योंकि HCl और H2SO4 क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो करके H+ देंगे, H+ देंगे तो H+ का फ्लो होगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और द बल्ब विल नॉट ग्लो इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल दैट डू नॉट आयनाइज इन वाटर, और ग्लूकोज और अल्कोहल को जैसे ही अपन सोल्यूशन में डालेंगे तो ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा, और जब आयनाइज नहीं होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा, जलेगा नहीं। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.9, ये जो HCl गैस होती है वो ड्राई गैस होती है। आगे इसका बताया गया है कि द गैस प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन टर्न द वेट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, मतलब ये ड्राई HCl गैस होती है जो एक वेट ब्लू लिटमस पेपर होता है, गीला लिटमस पेपर होता है, उसको तो क्या कर देती है, ये ब्लू से रेड कर देती है। क्यों, क्योंकि जब वो गीला रहेगा तो वो इससे वाटर लेकर के क्या कर लेगा, ये मॉइस्ट एब्जॉर्ब करके H+ आयन देगा, वह का कलर चेंज हो जाएगा। HCl ड्राई गैस, HCl ड्राई गैस को जब अपन वेट लिटमस, ड्राई HCl गैस इज नॉट बीन अनेबल टू चेंज, ड्राई HCl गैस है वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज नहीं करेगी क्योंकि इसके पास कोई H+ आयन नहीं है। और जब अपन ड्राई HCl को अगर HCl सॉल्यूशन में पास करते हैं तो क्या करेगा, डिसोसिएशन इनटू इट्स आयन एंड टर्न द ब्लू लिटमस पेपर, जो अपना HCl था वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा और H+ आयन दे देगा। इस कारण वो क्या करेगा, जो लिटमस पेपर है उसको ब्लू टू रेड कर देगा, लेकिन ड्राई HCl में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.10, एसिड को जब वाटर के अंदर डालते हैं तो वो बीकर होता है वो गर्म हो जाता है।
क्यों हो जाता है? क्योंकि जो अपना एसिड होता है H2SO4 वो ब्रेक डाउन हो जाता है, H+ आयन देता है। फिर ये H+ आयन होता है वो वाटर से रिएक्शन करके H3O+ बना लेता है, जिसके कारण हीट जनरेट होती है और अपना जो कंटेनर होता है वो क्या हो जाता है, बीकर होता है वो हॉट हो जाता है। द एसिड एंड बेस must always be added slowly to water with the constant stirrer। ये बोल रहा है कि एसिड और बेस को जब आप वाटर में मिलाते हो तो उसको धीरे धीरे मिलाना चाहिए और हिलाते हुए मिलाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इफ वाटर इज एडेड, यदि अगर अपन वाटर को एसिड में मिला दें, इफ वाटर इज एडेड टू ए कंसंट्रेट एसिड एंड बेस द हीट जनरेट एंड फ्लैश आउट and cause burn the glass container may be also break। जनरली क्या होता है कि एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, जिससे क्या है, हीट कम बनती है। अगर अपन वाटर को एसिड के अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हीट बहुत ज़्यादा बनेगी। हीट बहुत ज़्यादा बनने के कारण क्या हो जाएगा, जो एसिड है वो बाहर आ जाएगा और बाहर आने के कारण अपनी जो ग्लास बोतल है वो भी ब्रेक हो जाएगी और अपने को भी बर्न होने का चांस रहता है इसमें। देन एक्टिविटी 2.11 उन्होंने ये कहा कि कंपाउंड है उनकी पीएच को आइडेंटिफाई करो। तो सॉल्यूशन एंड पीएच, सलाइवा 7.4, लेमन जूस 2.2, कैरेट जूस 6, कॉफी 4.5, टोमेटो जूस 4.3, टैप वाटर 6 to 8.5 एंड NaOH 14 एंड HCl 0। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.12, पीएच को यूज में लेते हैं। जो सॉइल की नॉर्मल पीएच होनी चाहिए वो 5.5 to 7.5 होनी चाहिए। अगर अपनी सॉइल एसिडिक हुई या बेसिक हुई तो फिर क्या करेंगे, तो देखो, द फॉस्फेट फर्टिलाइजर इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। अगर अपनी सॉइल क्या हो, बेसिक हो, तो फिर एसिडिटी बढ़ाने के लिए अपन उसमें फॉस्फेट फर्टिलाइजर डालते हैं और पोटेशियम फर्टिलाइजर न्यूट्रलाइज द पीएच। और अगर एसिडिक हुई तो फिर अपन उसमें डाल देंगे पोटेशियम फर्टिलाइजर। तो सॉइल की पीएच को मेंटेन करने के लिए अपन फॉस्फेट फर्टिलाइजर या फिर पोटेशियम फर्टिलाइजर यूज में लेते हैं। देन एक्टिविटी 2.15, कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है, अगर कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है और उसको अगर अपन हीट करते हैं तो वाटर का लॉस हो जाए। कॉपर सल्फेट होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू कलर रखता है अपना, लेकिन जैसे अपन उसको हीट करते हैं तो वाटर का लॉस हो जाएगा। वाटर का लॉस होते ही ये ब्लू कलर से कैसे हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। अगर फिर वापस अगर अपन उसमें 2-3 ड्रॉप वाटर की ऐड करते हैं तो वापस वो कॉपर सल्फेट कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा।